हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं यशवर्धन और हजेला इस एकेडमी का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं। तो मैंने देखा कि आप लोग इन जो हमारे एमपीपीएससी पर फोकस जो वीडियोस बना रहे हैं, आप इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। डेली बच्चे डिमांड करते हैं कि राइट उन्हें ये मिलें। तो भले जिस दिन कम खबर है, मैंने कहा लेकिन नहीं, चाहे वो 4 खबर 10 खबर हो, तब भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपको डेली डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं यशवर्धन और करंट अफेयर्स में एमपीपीएससी के लिए जो बहुत मैंडेटरी जो जरूरी है वो खबरें, और साथ ही साथ ये खबरें हमारे एमपी से रिलेटेड या अदर एग्जाम से रिलेटेड भी हैं। यूपीएससी हो, चाहे वो वनडे के एग्जाम हो या एमपीपीएससी हो, सभी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक ये बड़ी खबर है कि ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब 99% भारतीय सामान को टैक्स मुक्त एंट्री ब्रिटेन में मिल गई है। तो चलिए खबर को देखते हैं और इसमें क्या हुआ। तो देखिए, जब ये ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है और इससे हम देखते हैं कि 2030 तक ट्रेड को दुगना कर देंगे, लगभग 10 लाख, सवा 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसके बाद अगर भारत से निर्यात होने वाले 99% जो सामान है ब्रिटेन के बाजार में, वो टैक्स फ्री रहेंगे, उनको टैक्स फ्री एंट्री मिल गई। और सबसे बड़ी राहत वाली जो बात है कि भारत के श्रम आधारित लेबर इंटेंसिव जो टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और लेदर गुड्स या इस तरह के और जो प्रोडक्ट हैं, उनको भी यहाँ पर 0% टैरिफ में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा अगर देखें तो भारत ने कृषि सेक्टर में ब्रिटिश उत्पादों पर टैक्स में कटौती नहीं की है। मतलब ब्रिटेन से भारत में अगर कोई कृषि उत्पाद आएगा तो उस पर टैक्स में कटौती नहीं की है। इसका मतलब है कि भारत के जो कृषक हैं उनको भारत अभी भी संरक्षण दे रहा है। क्लियर है। इसके अलावा जबकि भारत की ओर से कुछ ब्रिटिश उत्पादों को टैक्स में कटौती प्रदान की गई है। ठीक है। अब ये है, अगर और देखें तो देखते हैं यहाँ पर कुछ और बातें। चलिए, ये तो खैर पूरा सहयोग दिया, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इसमें क्या हुआ। तो कृषि सेक्टर में अगर देखें तो बासमती, अंगूर, मसाले, अल्फांसो आम, मछली जैसे उत्पादों का निर्यात 7,000 करोड़ से उम्मीद की जा रही 3 साल में दोगुना हो जाएगा। और टेक्सटाइल में अगर देखें, जो टैक्स पहले कभी होता था 12%, वो जीरो हो गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया के टेक्सटाइल उत्पादों पर ब्रिटेन में पहले से ऑलरेडी 0% का टैक्स जारी है। जेम्स और ज्वेलरी के सेक्टर में देखें तो अभी लगता है 4% का शुल्क, अब इसे फ्री करने पर 8,100 करोड़ का ट्रेड 5 साल में दोगुना होने की संभावना है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखें तो भारत अभी 8,600 करोड़ रुपए का फार्मास्यूटिकल जो है यहाँ से ब्रिटेन को निर्यात करता है। और जीरो टैरिफ से फार्मा सेक्टर में भी 3 गुना वृद्धि होने की संभावना है। केमिकल सेक्टर में देखें तो ब्रिटेन से जीरो टैरिफ लगाया गया है और 3 साल के अगर देखें तो बढ़कर इसकी उम्मीद है कि 7,300 करोड़ होने की उम्मीद है। इसी तरह से देखें सर्विस सेक्टर में, तो भारतीय फर्मों को 36 अलग अलग सर्विसेसों में बिना इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट के पहुंच प्राप्त हो जाएगी। और 400 भारतीय डॉक्टरों को भी वहां पर एंट्री प्राप्त होगी। एविएशन सेक्टर में अगर देखें तो रॉल्स रॉयल्स होसुर, तमिलनाडु में एक जगह होसुर में एक प्लांट लगाएगी और 5 साल में 5,800 करोड़ की यहाँ पर वो विमानों की सप्लाई करने का हम यहाँ पे लक्ष्य रखा हुआ है। लेदर सेक्टर में देखें तो जहाँ पहले 16% टैक्स था वो 0% हो गया है। और 2 साल में उम्मीद है कि लेदर निर्यात से यहाँ पर 7,700 करोड़ की होने की संभावना है। प्लास्टिक सेक्टर में भी पहले 6% था, वो टैक्स फ्री हो गया है। और 5 साल में 15% की ग्रोथ के साथ 1,600 करोड़ होने की इसमें उम्मीद है। और इससे टॉय इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में देखें तो जहां पहले 14% था, अब वो टैक्स फ्री हो गया है। और ब्रिटिश देखें में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की 5 साल में 15% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके अलावा देखें, स्कॉच विस्की जिस पर भारत में 150% का शुल्क था, वो 75% हो गया है। अगले 10 साल में इसे 40% तक ले आएंगे। इसके अलावा अगर देखें ब्रिटेन के सामान जैसे कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कपड़े, जूते, गहने, चॉकलेट, बिस्किट और मेडिकल डिवाइस पर भी आयात शुल्क घटेगा। सभी ब्रिटिश प्रोडक्ट पर औसत 15 से घटाकर 3%, 15 से कितना कर देंगे, 3% पर ले जाएंगे। और देखिए, जगुआर जैसी जो लग्जरी कार हैं जिन पर कि कभी 100% से जो टैरिफ लगता था उसे घटाकर 10% कर दिया गया है। तो ये है, इससे क्या होगा कि
कि सभी कारों पे नहीं किया गया, जो हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई किया गया है। चलिए, तो अभी अगर हम देखें तो कौन है ब्रिटेन के किंग हैं, तो किंग चार्ल्स हैं। और प्रधानमंत्री जी जब उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें एक पौधा सौंपा, एक पेड़ माँ के नाम। चलिए, बड़ी अच्छी पहल है। अगली खबर जो देखें तो वो खबर है कि अभी ये 2025 कुछ ऐसा नहीं लगता कि जैसे युद्ध का साल हो। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ईरान और इसराइल का युद्ध हो गया, और अब एक और नया युद्ध है जो कि थाईलैंड और कंबोडिया का है, जो कि एक शैव मंदिर को लेकर के ये आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, एक युद्ध यहाँ पर छिड़ गया है। प्रसाद तामुएन, यहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ जो सुरिन जो इलाका है, इस जगह पे हम देखते हैं तो यहाँ पर मंदिर का जो इलाका है वहाँ पर पहले थाईलैंड ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को भेजा, और उनका एक ड्रोन था वहाँ पर उस मंदिर के चारों तरफ वे हक जताने के लिए एक वारवेट वायरिंग कर रहे थे, कटीला तार लगा रहे थे। कंबोडिया के सैनिकों ने इसका विरोध किया। बदले में थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कंबोडिया ने रॉकेट लॉन्चर से, रॉकेट और मल्टी बैरल रॉकेट से जो थाईलैंड के इलाकों पे आक्रमण किया। तो पता चलता है कि जो F-16 है उससे भी आक्रमण कर दिया थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये देखें कि इस तरह की स्थिति, और ये जो मंदिर है प्रसाद ता मुएनथोम, ये 900 साल पुराना है। खमेर जो राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था, एक शैव मंदिर है। और ये विवाद क्यों आया अगर हम बात करें तो ये देखिए, विवाद हुआ फ्रांस की वजह से शुरू। थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस, ये जो सीमाएं जहां पर मिलती हैं इसे कहा जाता है एमराल्ड ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ पर जो बॉर्डर मार्किंग अगर देखें तो पर्वत के आधार पर हुई है। यहाँ पर एक जगह है प्री विहार मंदिर, जिसे कि फ्रांस ने कंबोडिया में दिखाया था। लेकिन थाईलैंड लगातार उस मंदिर पे अपना कब्जा दिखाता रहा और लगातार विरोध करता रहा। आगे चल के हम देखते हैं कि 1959 में कंबोडिया ने जब अपना मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाता, वहाँ पर 1962 में जो कोर्ट है वो इस मंदिर के हिस्से को, जो कि 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, उसे कंबोडिया का हिस्सा मान लेते हैं। लगातार ये विवाद चल रहा है। फिर 2011 में दोबारा से यही निर्णय दिया, लेकिन बीच में एक भड़काऊ कार्रवाई हुई जब कंबोडिया 2006 में गया था, और 2008 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया, और यहाँ पर ये कंबोडिया के अंतर्गत माना गया था। ऐसे में थाईलैंड ने फिर इसका विरोध किया, और लगातार 2008 से लेकर 2011 तक हमने देखा इनके बीच में जंग चलती रही, छोटी छोटी झड़पें कई बार होती रहीं, और 15 लोग लगभग मारे गए हैं। 36,000 लोगों को वहां से दूसरी जगह पे विस्थापित करना पड़ा। ये समस्याएं यहाँ पे। इसके अलावा 28 मई 2025 को भी कंबोडिया के एक सैनिक की वहाँ मृत्यु हो जाती, जिसके पश्चात हम देखते हैं लगातार वहाँ पर तनाव का माहौल बन जाता है। और यहाँ पर थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेंटोगार्टन शिवनात्रा, उनके उनसे मतलब जब देखते हैं बात करते हैं तो 15 जून को थाई पीएम ने हुन सैन, इन्होंने किसने, शिवनात्रा ने थाई पीएम हुन सैन से बात की। और ये एक निजी तरह की बात थी, जैसे वे अंकल कह के उन्हें संबोधित कर रही थी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को। ये कॉल लीक हो जाता है, जिसके कारण पूरे देश में असंतोष फैल जाता है कि वे कैसे किसी ऐसे देश के प्रधानमंत्री से अंकल कह के बात कर सकती, जबकि उनके कारण हमारा एक सैनिक मारा गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको यहाँ पर सिनावात्रा को निलंबित कर दिया जाता है, और इस तरह से देखें तो एक बड़ा मामला बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें कि यहाँ पर अभी तो देखें तो स्थितियाँ ये हैं, और बीच में यहाँ पर चाइना आया, और चाइना इन दोनों ही देशों पे प्रभाव रखता है। वे चाहता है कि ये आपस में युद्ध ना करें और युद्ध को टाल दें, दोबारा से बातचीत करके इस मामले को निपटाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लाओस है, और लाओस कैसा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। जब बात आएगी थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तो ये सारे कौन से समुद्र से लगते हैं, यहाँ पे कौन सा जल संधि है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो आप ध्यान रखें। अब एक और है, यहाँ पे देखिए अमेरिका के वॉशिंगटन में एक जो कैपिटल बिल्डिंग है उसके सामने के लॉन में देखें तो जो सोशल वर्कर हैं इन्होंने 8,000 बैटरी चलित मोमबत्तियां लेकर के एक 60 घंटे तक का एक लंबा प्रदर्शन किया। अब ये क्यों किया तो इसे समझिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई 2025 को बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन किए, और इसके बाद क्या हुआ
इस बिल के कारण 8 करोड़ लोगों को जो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसे मेडिकेड कहा जाता है, उससे वे लोग बाहर हो गए। तो प्रदर्शनकारी इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि इसके कारण बुजुर्ग, विकलांग और बच्चे संकट में आ गए हैं, तो इस बात का विरोध कर रहे हैं। चलिए एक और नई खबर, ऐतिहासिक खबर है। कैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल में हम्पी और दिव्या, चेस की अगली क्वीन कौन होगा, तो एक भारतीय होंगी। तो यहाँ पर दिव्या ने कैसे पहुंची, हाँ कोनूरू द्रोणावल्ली को हरा करके पहुंची थी दिव्या। अब फाइनल में उनका अगर देखा जाए तो किसके साथ है, तो फाइनल में भी यहाँ देखते एक भारतीय के साथ है। हम्पी और दिव्या दोनों अगले साल होने वाले महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दिव्या 19 वर्ष की हैं और 38 वर्षीय है कोनूरू हम्पी, ध्यान रखें। अब यहाँ देखें तो अगर पूरे दुनिया में देखें तो चेस के मामले में भारत का दबदबा, तो वर्ल्ड चैंपियन कौन है, डी गुकेश हैं, ध्यान रखें ये क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कौन है, तो कोनेरू हम्पी हैं। चेस ओलंपियाड विजेता कौन है, तो भारत है। चेस ओलंपियाड विजेता महिलाओं में अगर देखें तो भी भारत है। और वर्ल्ड कप विजेता अगर देखें तो यहाँ पर दिव्या और हम्पी, तो यहाँ देखें ये भी महिला। तो कुल मिलाकर के भारत का लगातार दबदबा चल रहा है। अब यहाँ देखें एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा है कि अगले साल जो एशियाड होगा इसमें क्रिकेट खेल को भी शामिल किया जाएगा और इसमें 10 पुरुषों की टीम होगी और 8 महिलाओं की। और ये एशियाड कहाँ पर होगा, जापान में खेला जाएगा। तो ध्यान रखें एशियाड, और भारत में एशियाड कब हुआ था पहली बार, तो ध्यान रखें 1982 में हुआ था। अब यहाँ देखें तो एशियन गेम्स में क्रिकेट को भी शामिल करने की घोषणा कर दी गई है। और इसमें हम देखेंगे कि क्रिकेट और इसके अलावा विस्तार और किस किस का, देखें मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और फिलीपींस, ये नए सदस्य के तौर पे भी इनको शामिल किया गया है, राइट। और अगर देखें तो क्रिकेट चौथी बार इन गेम्स का हिस्सा बन रहा है। पहले वो 2010 में ग्वांगजू में, 2014 में इचियोन में और 2023 में होंगझो में भी क्रिकेट खेला गया था। यहाँ भारत महिला और पुरुष दोनों में डिफेंडिंग चैंपियन है। तो कुल मिला के भारत बहुत अच्छा कर रहा है इस सेक्टर में। अब यहाँ एक और नया खिलाड़ी उभर के आया है। देखिए शटलर में अगर हम देखें तो पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु को यहाँ पर अगर किसी ने हराया है तो 17 साल की वो है उन्नति, राइट। तो उन्नति हुड्डा जो है इन्होंने पीवी सिंधु को हरा दिया है, ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ी चीज है कि नया खिलाड़ी उभर के आ रहा है। अब देखें दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर, तो भारत का कौन सा शहर है, तो भारत के शहरों में अगर देखा जाए तो भारत का अहमदाबाद सबसे ऊपर है। तो भारत के 12 शहर हैं, उन 12 शहरों में अगर देखा जाए तो अहमदाबाद पूरे सभी देशों में रैंकिंग के मामले में देखें तो कहाँ पर आता है, 77। उसका जयपुर है 96, कोयम्बटूर 112, चेन्नई 123। कुल मिलाकर के यहाँ अगर देखें तो मध्य प्रदेश का तो एक भी शहर नहीं है इसमें। तो अहमदाबाद नंबर 1 पे, ये ध्यान रखिएगा। और दिल्ली बहुत नीचे 234, तो उसे सुरक्षित शहर नहीं माना जाता। नोएडा भी नहीं माना जाता है, राइट। तो अहमदाबाद सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। भारत के कुल 12 शहर इस सेफ्टी इंडेक्स लिस्ट में हैं। अहमदाबाद सबसे ऊपर है और सबसे निचले स्थान पर दिल्ली है, ध्यान रखें दिल्ली वाले। और पूरी दुनिया में अगर देखें तो अबू धाबी के 2 शहर दुबई और शारजाह टॉप 5 में शामिल हैं, जिसमें कि जो दुबई है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहर माना गया है, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए इस खबर का ध्यान रखिएगा। अब एक अगली खबर आती है महाभियोग। ये क्या है, तो देखिए ये बात की जा रही है कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाया जाए तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती, तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा इस तरह का प्रस्ताव लाता है। फिर वहाँ पे सदन एक जांच कमेटी बनाती है। वो जांच कमेटी जब जांच करती है और उसके आधार पर हम देखते हैं जो प्रस्ताव पास होता है, फिर वहाँ पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद, राष्ट्रपति जी के साइन होने के बाद महाभियोग प्रस्ताव पूरा हो जाता है और उस न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ध्यान रखें इसको। दिव्या फिडे महिला वर्ल्ड चैंपियन के फाइनल में पहुंची। तो भारत की दिव्या देशमुख जो है फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने जॉर्जिया में हुए सेमीफाइनल में उन्होंने चीन की तान जोइंग को हराया। ये मैंने कल में भी देखा था, करंट में ये खबरें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत, ठीक है, क्या नाम है इसका, समुद्र प्रचेत नाम है। और ये क्या करेगा, ये स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ध्यान रखिएगा।
और इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। ये तेल रिसाव जैसी घटनाओं में कार्रवाई करने में मदद करेगा। भारत के प्रेस जनरल रजिस्ट्रार के पास पिछले 10 सालों में पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1.05 लाख से बढ़ करके 1.55 लाख हो गई है। वहीं टीवी चैनलों की संख्या 821 से बढ़कर के 908 तक पहुंच गई। तो मतलब कुल मिलाकर तरक्की हो रही। भारत 5 साल बाद फिर से चीन के पर्यटकों को वीजा देना शुरू कर दिया गया। ये हमने कल के न्यूज़पेपर में भी ये खबर देखी थी। और कोविड-19 के कारण सन 2020 से ये सेवा बंद कर दी गई थी, अब दोबारा से इसे चालू कर दिया गया है और कैलाश मानसरोवर पर यात्रा भी शुरू कर दी गई है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ट्रैवल प्लस लीजर की टॉप एयरपोर्ट लिस्ट में 9वें स्थान पर आया है। तो आप गर्व कर सकते हैं कि भारत में भी एक लौता ये पोर्ट है जो कि टॉप 10 की इस लिस्ट में शामिल हो पाया। अब यहाँ अगर देखें, एक पहल है और जिसे हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिव पहल है। तो शिवामोगा, कर्नाटका का शिवामोगा में हम देखते हैं क्या किया। उन्होंने ब्लाइंडनेस फ्री अभियान चलाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उन्होंने ब्लाइंडनेस फ्री एक चलाया। ये कहाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टार्ट किया है। वे कहते हैं कि हम यहाँ पे दृष्टिहीनता, ब्लाइंडनेस की पहचान करेंगे और मुफ्त में उन व्यक्तियों का इलाज करेंगे। और जिले की आबादी टोटल है 18 लाख और मानना है कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा लोगों को दृष्टि बाधित है या उन्हें इस तरह की आंखों से संबंधित समस्या है। जांच के इलाज में आप मतलब वो जांच के अभाव में इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि जांच नहीं है तो इलाज नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक मोबाइल ऐप की मदद से घर घर जा करके कार्यकर्ता जांच करेंगे। तो दोस्तों, ये आज 10 खबरें थी जो कि आज के लिए ज़रूरी थी। हमने इन खबरों को देखा और जिस तरह से लगातार आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, आप पसंद कर रहे हैं इस नए जो हमने स्टार्ट किया है एमपीपीएससी के लिए, जो करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना। और यहाँ पर मैं वो लगातार उस तरह की चीज़ें बताता हूँ जो स्टैटिक पार्ट से जुड़ती हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा रहे हैं कि करंट की और भी जो मैगजीन्स हैं, घटना चक्र जैसी जो मैगजीन्स हैं उनको जोड़ेंगे, या जो स्टैटिक पार्ट में कुछ वन लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इसमें हम जोड़ेंगे। और इस तरह से हम इसे उपयोगी बनाते हैं और ज़्यादा। बाकी आपकी जो भी सुझाव वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर हम मिलेंगे कल 26 तारीख को। मैं हूं यशोवर्धन। हजीला आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और हम लगातार इसी तरह की कोशिश करते रहेंगे। और एक आपसे अपील है, अब तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक बटन को दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन, और अपने दोस्तों के साथ इसको कर दीजिए शेयर। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें और बेल बटन दबा देंगे तो हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं 26 जुलाई को। इट मीन्स कल मिलेंगे हम शनिवार के दिन। जितनी भी खबरें हुई उन सबको लेकर के आपके सामने आता हूं। मैं हूं यशवर्धन। फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।